से कम 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करे। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन आज आपके पास में अवेलेबल है, वो है स्टॉक मार्केट। और ट्रेडिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर प्रॉपर स्किल के साथ में करो। आज एक स्ट्रेटेजी देता हूं जो उसको सर्च नहीं करना है, कहीं इंस्टॉल नहीं करना है, एक ही जगह पे इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। कोई चुरा नहीं पाएगा आपसे। और हाँ, स्ट्रेटेजी फेल भी नहीं होगी, ठीक है। वो होगा आपका एजुकेशन, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने इसको पेंसिल पर समझाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षी बड़ेवाल और आप लोगों का स्वागत है दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी में। स्टॉक मार्केट में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस करीब 3 से 4 साल का है और इस 3 से 4 सालों में मेरा मेन फोकस रहा है हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से आए। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ बैलेंस शीट या P&L स्टेटमेंट देखना नहीं होता है, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। आपको बिजनेस का मॉडल समझना है, आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना है, मैनेजमेंट को समझना है। ये सारी चीजें हमने प्रॉपरली एक कोर्स में कवर की है, जो कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको इस कोर्स में पूरा प्रॉपरली हम लोग सब कुछ समझाएंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स है, क्वांटिटेटिव में कौन कौन से टॉपिक्स है और उन्हें कैसे एनालाइज करना है। उसी के साथ साथ हम आपको एनुअल रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस कॉल्स रीड करना भी सिखाएंगे। एक छोटा सा डेमो देखिए कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में डेमो खत्म होते ही मैं आपसे वापस मिलता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम फंडामेंटल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। फिर अब टेक्निकल एनालिसिस का मैंने आपको बताया, तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फर्क क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा। और उसके बाद में लास्ट में इस कोर्स में आगे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसका एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको मॉड्यूल 1 के एंडिंग में दे दूंगा, जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा रास्ता क्या रहेगा और हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहले फंडामेंटल जब ये वर्ड आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है। फंडामेंटल हमको बताता है कि एक कंपनी की हिस्ट्री क्या है, एक कंपनी का विजन क्या है, एक कंपनी क्या सोच के काम कर रही है, एक कंपनी कौन से बिजनेस में काम कर रही है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी का सेल्स किस रेट किस तरह से ग्रो हो रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस को पूरी तरह से समझ जाओगे। कंपनी के शेयर का एनालिसिस करना, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हम वैल्यूएशन निकालते वक्त देखेंगे, ये सारी चीजें। स्टॉक का जो ट्रू वैल्यू होता है, जो उस शेयर की असल कीमत होनी चाहिए, वो क्या होती है, कैसे होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजों का भी आपको एक बेसिक यहाँ पर समझ में आ जाएगा और आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, कौन कौन से रेशोज हमको देखने पड़ते हैं, कैसे हम देखते हैं कि कंपनी ने अगर कोई लोन ले रखा है तो वो लोन लेने की ताकत कंपनी के पास है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमको समझ में आएगी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले स्टॉक का ट्रू वैल्यू, किसी भी शेयर की असल कीमत, उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है, ये यहाँ पर हमको समझ में आएगा। फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी स्ट्रांग है या कंपनी बीमार है, ये यहाँ पर हमको समझ में आएगा। इंडस्ट्री पोजीशन, इंडस्ट्री पोजीशन मतलब अब किसी भी कोई अगर कंपनी है तो उस पूरी इंडस्ट्री में वो एक ही कंपनी है क्या, अगर ऐसा है तो वो मोनोपोली उसको कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली मोनोपोलीज काफी कम देखने को मिलती है। तो जहां पर, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा मोटर्स का, तो मोटर सेक्टर में या गाड़ियों के सेक्टर में अकेली टाटा मोटर्स है क्या, नहीं, काफी सारी कंपनीज है। टाटा मोटर्स है, हीरो मोटर्स है और भी कई सारी कंपनीज है। तो इन सारी कंपनीज के बीच में हमारी टाटा मोटर्स कैसे स्टैंड कर रही है, उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या मार्केट शेयर है,
ये सारी चीजें हमको समझ में आती है इंडस्ट्री पोजीशन देख। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। अब उस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ के चांसेस है क्या, कंपनी का आगे जाके विजन क्या है, कंपनी आगे ग्रोथ के लिए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाली है क्या, ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ती है। और उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, कंपनी किस तरह से डिसीजन ले रही है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में सिर्फ कंपनी के डिसीजन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक इन्वेस्टर के भी डिसीजन की बात हो रही है कि एक इन्वेस्टर को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन लेने में फंडामेंटल एनालिसिस आपकी मदद करता है। अब यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम समझेंगे। सबसे पहले पर्पस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, क्यों कर रहे हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, टू डिटरमाइन अ स्टॉक ट्रू वैल्यू बाय एग्जामिनिंग वेरियस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से है, क्या है, ये सब हम आगे इस कोर्स में समझेंगे। फोकस एरियाज, कौन से एरिया पे हमको फोकस करना पड़ता है, तो कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी कितनी हेल्दी है, कंपनी कितनी बीमार है, ये यहाँ पर हमको समझ में आएगा। इंडस्ट्री पोजीशन, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे काम कर रही है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, कंपनी सही से अपने सारे लोन्स के इंटरेस्ट वगैरह चुका पा रही है क्या, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है क्या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस बियॉन्ड शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस, मतलब जो शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस होते हैं जो हमको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स पे दिखते हैं, उससे बढ़कर हम लोगों को यहाँ पर एनालिसिस समझ में आता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस के भरोसे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना जरूरी है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना कि जिस शेयर में या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो फेयरली प्राइस्ड है क्या, उसका जो शेयर का भाव अभी मार्केट में चल रहा है वो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से सही है क्या, कहीं वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, अगर अंडर वैल्यूड है तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर वो ओवर वैल्यूड है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। तो ये कैसे समझ में आएगा, ये सारे कैलकुलेशंस कैसे होंगे, ये सब कुछ हम इस मॉड्यूल में, इस कोर्स में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, एक इन्वेस्टर को ये हेल्प करता है कि उसको वो शेयर बाय करना चाहिए, अगर ऑलरेडी है तो होल्ड करना चाहिए या फिर उसको बेच देना चाहिए। ये डिसीजन लेने में एक इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है। और हमारा एंड गोल क्या रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस में, टू फाइंड स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग, टू फाइंड स्टॉक्स ट्रेडिंग एट प्राइसेस डिफरेंट फ्रॉम देयर रियल वैल्यू, मतलब ऐसे शेयर्स ढूंढना जो उनके रियल वैल्यू से, रियल वैल्यू का यहाँ पर क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपने बेसिक कोर्स किया है ना तो उसमें मॉड्यूल नंबर 7 में मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब समझाया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उससे स्टॉक ऊपर चल रहा है, उससे नीचे चल रहा है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सब एनालिसिस करके हमको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है ये समझना, ये एनालाइज करना, यही हमारा एंड गोल है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। क्लियर। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाती है, इसका आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा। अब आगे देखते हैं और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स है फंडामेंटल एनालिसिस के, सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके शेयर्स की असल वैल्यू क्या है, जो मार्केट में भाव दिख रहा है वो भाव जस्टिफाइड है या नहीं है, वो भाव असल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये समझना। फिर उसके बाद में स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसके करंट मार्केट प्राइस को मैच कर रहा है, तभी आप सही से डिसीजन ले पाओगे ना कि हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में अवॉइडिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, ये कैसे समझ में आएगा, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे समझ में आएगा क्या, नहीं, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ही हमको बताएगा कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है या सेफ है, कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी की फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, ये सब हमको कौन बताएगा, फंडामेंटल एनालिसिस ही बताएगा। उसके बाद में स्पॉटिंग अंडर वैल्यूड कंपनीज, ऐसी कंपनीज ढूंढना जिनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है लेकिन करंट मार्केट प्राइस उनका उतना ज्यादा हाई नहीं है, मतलब उनका करंट मार्केट प्राइस उनके एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम चल रहा है, तो ये कैसा है, ये बहुत बढ़िया मौका है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। पर ये सारी चीजें कब समझ में आएगी, जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस को पूरी तरह से समझ पाओगे, पूरी तरह से कर पाओगे, पूरी तरह से अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में उतार पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है।
सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ट्रू वैल्यू, तो इट हेल्प्स असेसेस कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बियॉन्ड इट्स स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस मतलब यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस की बात हो रही है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की असल कीमत, उसके किसके बियॉन्ड, कंपनी के करंट मार्केट प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस से ऊपर बढ़ के, आगे बढ़ के कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की असल ताकत को पहचानना, वो होता है अंडरस्टैंडिंग द ट्रू वैल्यू। फिर स्पॉटिंग अंडरवैल्यूड कंपनीज, मतलब आइडेंटिफाइंग कंपनीज विद गुड ग्रोथ पोटेंशियल। अंडरवैल्यूड कंपनीज कैसे पता चलेगा, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। इसी के बेसिस पे हमको समझ में आएगा कि ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर अवॉइडिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो उस एनालिसिस में हमको समझ में आता है कि इस कंपनी में रेड फ्लैग्स क्या है, कंपनी में क्या दिक्कतें चल रही है, कंपनी के ऊपर या तो कोई केस चल रहा होगा या कंपनी कहीं पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है क्या, कुछ ऐसा कर रही है क्या जो कंपनी के लिए घातक हो सकता है। ये सारी चीजें हमको फंडामेंटल एनालिसिस में समझ में आएगी। और लास्ट में स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम कब कर पाएंगे, जब हमको समझ में आएगा कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ से बढ़ेगा या गिरेगा, कंपनी के जो सेल्स है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये ग्रो कर रहा है या गिर रहा है, ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये सारे डिसीजंस, ये सारे एनालिसिस करने के बाद में ही हम एक स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, उसमें हमको कौन कौन सी चीजें देखनी होती है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। अब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये वर्ड आपने कई बार सुन लिया, काफी बार सुन लिया। हो सकता है अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तो बेसिक कोर्स में भी हमने इसके बारे में थोड़ी बात की है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस इससे पहले कर लिया है तो उसमें भी इस बारे में आपसे बात की गई है। अब यहाँ पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस में भी आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा लेकिन बात सेम है। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस का मूवमेंट कैसा है। जो चार्ट्स हम देखते हैं उसमें कौन से पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। अब अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म होते हैं चार्ट्स के, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको वो सारे पैटर्न्स सीखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है और जो कंपनी का वैल्यूएशन है, इसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमको बताते हैं कि कंपनी में सिचुएशन कैसी चल रही है, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। वैल्यूएशन, जब हम अलग अलग रेशियोज यूज करके, उसमें कौन कौन से रेशियोज आएंगे, तो पीई रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, इसके अलावा पीबी रेशियो हो गया मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद में जब हम कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं, उस पे से हमको समझ में आता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या यूज होता है, तो यहाँ पर चार्ट्स यूज होते हैं, इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ये सब उनके एग्जांपल्स है। और जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब आप लोगों ने डेमो देख लिया है, आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो वेबसाइट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पर कोर्स की सारी डिटेल्स अपलोडेड है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं आपसे कोर्स में। थैंक यू। देर किस बात की, आज ही जुड़िए दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी के साथ, जहां स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अफोर्डेबल और एक सही माइंडसेट में आपको सिखाया जाता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कॉल करें।